नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भाट रिलेज में। मैं आपका साथी प्रदीप कुमार आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ करंट की क्लास लेकर। कल अपनों जुलाई की कर ली थी, आज अपने करेंगे अगस्त की। ठीक है, अपने मंथ वाइज चलेंगे, फिर उसके बाद जनवरी से स्टार्ट करते हैं। नवंबर तक कंप्लीट कर अपने जनवरी से स्टार्ट करते हैं। एक साल का करंट अपने करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी के भी चलता रहेगा साथ साथ में। ठीक है, ये और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो आइए एक बार फिर से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हेल ने पासपोर्ट सूचकांक 2024, हेल ने पासपोर्ट सूचकांक 2024, जिसमें फर्स्ट रैंक आई है सिंगापुर की आई है, और भारत की रैंक आई है 82, 82वीं रैंक भारत की आई है। ठीक, भारत की कौन सी रैंक है? 82वीं, और फर्स्ट रैंक किसके? सिंगापुर की है। ठीक है, अब है SDG इंडेक्स 2024, ये अपने राष्ट्रीय स्तर पर आता है, और इसमें फर्स्ट रैंक आई है किसकी? ये उत्तराखंड की, और अंतिम स्थान किसका आया है? बिहार का। अंतिम स्थान किसका है? बिहार का। फर्स्ट रैंक उत्तराखंड की है, अंतिम स्थान बिहार का है। ठीक है, अपने इंडेक्स टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे इंडेक्स हो गया, बाद में इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, नियुक्तियाँ होगी। अपने टॉपिक वाइज लेंगे, तो पहले इंडेक्स कर रहे हैं, और आपको मैं बाद में इकट्ठे इंडेक्स करवा दूंगा। ठीक है, क्लास में लेके आऊँगा इंडेक्स की, और नियुक्तियों की इकट्ठी क्लास लेके आऊँगा। जैसे डे एंड थीम थीम की इकट्ठी क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, एक बार ये अपने चल रहे हैं। AI नवाचारों में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। AI नवाचारों में भारत विश्व में कितने, कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। AI नवाचारों में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। हेल ने पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक 82वीं है। SDG इंडेक्स में प्रथम स्थान उत्तराखंड का है, और अंतिम स्थान बिहार का है। और AI नवाचारों में कौन सी रैंक है भारत की? 5वीं स्थान पर है। ठीक है, अब यह है इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट है। अब मुंबई, मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। और विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग है, और मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है, और विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है। ठीक है, मोइदम, मोइदम क्या है? मोइदम भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। मोइदम कौन से राज्य में है? ये असम में है। पूर्वोत्तर भारत की पहली साइट है ये। पूर्वोत्तर भारत की पहली साइट है जिसे जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये भारत की कौन सी है? 43वां स्थान है, और ये कहाँ है? असम में है। असम में है। ठीक है, अब है एशिया की पहली प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा। एशिया की पहली प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा, एशिया की पहली प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा कहाँ है? फरीदाबाद में है। एशिया की पहली प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा कहाँ है? फरीदाबाद में है। आगे है, मैं आपको दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वही कराऊंगा। ज़्यादा एडवांस नाम मैं लिखूंगा, नाम आपको कराऊंगा। जो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है वो मैं यहाँ लेके आया हूँ, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने यहाँ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, जो यहाँ लिखा बस वही आपके लिए बहुत मोर देन इनफ है, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन सही करने से मतलब है। ठीक है, तो अब है निपाह। है निपाह क्या है? निपाह एक वायरस है। निपाह क्या है? एक वायरस है। ठीक है, बाघनख, बाघनख ये शिवाजी का है, तो शिवाजी हाथ में पहनते हैं ना, वो है। और ब्रिटेन से भारत वापस लाया गया है। इसे ब्रिटेन से भारत वापस लाया गया है। बाघनख ये शिवाजी का है, और इसे ब्रिटेन से भारत वापस लाया गया है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? रांची झारखंड में है। रांची झारखंड में है। रांची झारखंड कहाँ है? रांची झारखंड में है। रांची झारखंड में है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? रांची झारखंड में है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए PDF डाल दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप इस वीडियो के लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर, लिंक के पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से अपने PDF ले सकते हैं।
अब है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी। ब्लू ओरिजिन ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भारत को साझेदार घोषित किया। किसने साझेदार घोषित किया है? ब्लू ओरिजिन ने। ब्लू ओरिजिन ने किसने साझेदार घोषित किया? किसने साझेदार घोषित किया है? ब्लू ओरिजिन ने। किसमें? मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में ब्लू ओरिजिन ने किसको किसको साझेदार घोषित किया है? भारत को। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में किसने साझेदार घोषित किया है? ब्लू ओरिजिन ने। ठीक है। त्रिपुट क्या है? ये नौसेना जंगी जहाज है। त्रिपुट क्या है? नौसेना जंगी जहाज है। निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। निर्माण किसने किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। त्रिपुट नौसेना जंगी जहाज है। त्रिपुट क्या है? एक नौसेना जंगी जहाज है जिसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। जिसका निर्माण किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। त्रिपुट एक क्या है? नौसेना जंगी जहाज है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ठीक है। जोरावर क्या है? जोरावर ये है स्वदेशी हल्के टैंक है जिसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। जैसे संस्थाओं का जो अपना इम्पोर्टेंट संस्था है अपने देश में, ठीक है, उनका मैं एक अलग से क्लास डाल दूंगा भी। उनकी स्थापना है, मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो आप लोग को दिक्कत वाली बात नहीं है। जोरावर क्या है? स्वदेशी टैंक है, स्वदेशी हल्के टैंक है जिसका निर्माण डीआरडीओ ने किया है। जोरावर क्या है? जोरावर एक स्वदेशी हल्के टैंक है जिसका निर्माण डीआरडीओ ने किया है। आदित्य L1 आगे है आदित्य L1 क्या है? 178 दिनों में सूर्य का एक चक्र पूरा किया है। कितने दिनों में? 178 दिनों में। आदित्य L1 का संबंध किससे? सूर्य के अध्ययन से है। आदित्य L1 का संबंध सूर्य के अध्ययन से है। आदित्य L1 का संबंध किससे? सूर्य के अध्ययन से। ये अपने ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखने बात योग्य है। आदित्य L1 का संबंध ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आदित्य L1 का संबंध किससे है? सूर्य से है। और इसने अपना चक्कर कितने दिनों में पूरा किया? 178 दिनों में पूरा किया है। ठीक है। आगे है ये पुरस्कार। मैंने आपको बोला था टॉपिक वाइज लेके बाद में मैं इकट्ठे सारे पुरस्कार, एक साल के पुरस्कार सारे इकट्ठे, नियुक्तियाँ इकट्ठी, इंडेक्स के इकट्ठे एक साथ आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है। अब पुरस्कार है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 किसे मिला है? अभिनव बिंद्रा को मिला है। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 किसे मिला है? अभिनव बिंद्रा को मिला है। और ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 किसे मिला है? अभिनव बिंद्रा को मिला है। यह दूसरे भारतीय हैं। पहले कौन थी? इंदिरा गांधी थी जिन्हें ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिला है। ये पहले भारतीय कौन थी? इंदिरा गांधी थी। यह दूसरे भारतीय बन चुके हैं जिन्हें ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 मिला है। यह है अभिनव बिंद्रा। इनका संबंध किस खेल से है? निशानेबाज से है। और उन्होंने 2018 में क्या पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता था। और अभिनव बिंद्रा को अन्य पुरस्कार मिले हैं, वो कौन कौन से हैं? एक अर्जुन अवार्ड मिला है, एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, और एक पद्म भूषण मिला है। ये कब मिले हैं? ये अपने को याद रखना है। अर्जुन अवार्ड कब मिला है? अर्जुन अवार्ड कब मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है 2000 में। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब मिला है? 2002 में। और पद्म भूषण कब मिला है? पद्म भूषण मिला है 2009 में। पद्म भूषण कब मिला है? 2009 में। अर्जुन अवार्ड कब मिला है? 2000 में। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है 2002 में। और पद्म भूषण मिला 2009 में। ठीक है। आगे विजय अमृतराज हॉल ऑफ फेम में शामिल है। विजय अमृतराज को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। विजय अमृतराज को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। विजय अमृतराज को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। इनका संबंध है टेनिस से। विजय अमृतराज का संबंध किससे है? टेनिस से संबंध है। और इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। ठीक है। आपने पुरस्कार कर लिया है। अब ये रहा, विजय अमृतराज को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। इनका संबंध है टेनिस से है। अब आगे, पिछली वीडियो में क्या पीडीएफ कट रही थी, इस बार अब करने का इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे है क्या। पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैंने यहाँ पूरा नाम नहीं लिखा, लेकिन आपको ये इतना याद करते ही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, याद आ जाएगा।
पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला है, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ एंड्रयू। पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला। एक बार टेक्निकल इशू आ गया था, इसे दोबारा स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। कौन कौन सा मिला? ऑर्डर ऑफ एंड्रयू, सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। मैंने यहाँ पूरा नाम नहीं लिखा, लेकिन आपके लिए बता दूँ, इतना अगर आप याद रखते हो तो आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। अपने क्वेश्चन सही करने से मतलब ज़्यादा फालतू मैटर करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो अपने ना याद कर पाएंगे ना, सही है, ठीक है। तो पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला है, कौन? इसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। और ये पहले भारतीय नेता थे, ये पहले भारतीय नेता थे। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? रूस का। पीएम मोदी को काफ़ी देशों का सर्वोच्च, जैसे भूटान है, ठीक है। तो मैं आपको कराता आगे आगे कराता रहूँगा, सब एक साथ इकट्ठे लेके आऊँगा पीएम मोदी के, ठीक है। पीएम मोदी के बारे में जैसे मैंने को लगा आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो सब लेके आऊँगा, ठीक है। आगे है रोशन नादर। रोशन नादर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। रोशन नादर को कहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। रोशन नादर को कहाँ का सम्मान मिला है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। और इसका नाम है डी ला लीजन। पूरा नाम तो काफ़ी है, बड़ा है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, डी ला लीजन, ठीक है, ठीक है, ओके। अब केजा लाइली, विश्व की पहली मिस एआई है लिसा केजा लाइली। केजा लाइली, केजा लाइली, ये विश्व की पहली मिस एआई है। क्या है? पहली मिस एआई है। केजा लाइली क्या है? विश्व की पहली मिस एआई है, ठीक है। इस बार 2024 में 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र आवंटित किए गए हैं। 10 कीर्ति चक्र, 26 शौर्य चक्र, 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र आवंटित किए गए हैं। आगे गर्ल्स विल बी गर्ल्स, गर्ल्स विल बी गर्ल्स को ने IFFLA अवार्ड जीता है। IFFLA अवार्ड जीता है। IFFLA अवार्ड जीता है। कौन सा जीता है? गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने IFFLA अवार्ड जीता है। गर्ल्स विल गर्ल्स ने IFFA अवार्ड जीता है, ठीक है। अब आगे है ठीक है। अब है आगे, पीएम स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? पीएम स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य है? एमपी है। कौन सा राज्य है? एमपी है। कौन सा राज्य है? एमपी है। मध्य प्रदेश है। पीएम स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य एमपी है। अब आगे खेल परिदृश्य, 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप 2024, इसका आयोजन कब किया गया? 2024 में किया गया। 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप का आयोजन 2024 में किया गया। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका में किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका में किया गया। और इसकी विजेता टीम थी, वो भी थी श्रीलंका थी। इसकी विजेता टीम कौन थी? श्रीलंका थी। और उपविजेता थी भारत है। उपविजेता कौन थी? भारत थी, ठीक है। 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 कहाँ था? ये श्रीलंका में था। और इसकी विजेता थी श्रीलंका थी, और उपविजेता भारत थी। 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 कहाँ? श्रीलंका में। इसकी विजेता श्रीलंका और उपविजेता भारत थी, ठीक है। आगे ICC T20 में टीम ऑफ द टूर्नामेंट भारत के 6 खिलाड़ी। ICC T20 टीम ऑफ द टूर्नामेंट, ये पुरुष वर्ग की है। ICC T20 में टीम ऑफ द टूर्नामेंट भारत के 6 खिलाड़ी शामिल है। भारत के कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी शामिल हैं। विश्वनाथ आनंद 10वीं बार जीता लियोन मास्टर खिताब। नेक्स्ट है विश्वनाथ आनंद ने 10वीं बार जीता लियोन मास्टर खिताब जीता है। कितनी कौन सी बार? 10वीं बार जीता है। किसने? विश्वनाथ आनंद ने। इनका संबंध चेस से है, चेस मास्टर हैं ये विश्वनाथ आनंद, और इन्होंने 10वीं बार लियोन मास्टर खिताब जीता है, ठीक है। आगे है नियुक्तियाँ। ये है विनय क्वात्रा, अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं। विनय क्वात्रा अमेरिका में भारत के क्या है? राजदूत हैं। क्या है? अमेरिका में विनय क्वात्रा, इनका नाम है विनय। और ये अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? विनय कौन है? भारतीय राजदूत अमेरिका में? विनय भारत के क्या है? राजदूत हैं। आगे मनोलो मार्केज भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन है? मनोलो मार्केज, ठीक है। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम
पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? गौतम गंभीर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? गौतम गंभीर हैं। नए कोच बनाए गए हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? मनोलो मार्केज। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? गौतम गंभीर है। और हेमंत सोरेन अभी झारखंड के सीएम बने हैं, और ये पहले सीएम थे लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो दोबारा सीएम पद की शपथ ली है इन्होंने। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम पद की दोबारा शपथ ली है। पहले सीएम थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, अब दोबारा इस पद की शपथ ली है और बने हैं झारखंड के सीएम। क्या बने हैं? झारखंड के सीएम। विनय क्वात्रा क्या है? अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं। मनोलो मार्केज क्या है? भारतीय फुटबॉल टीम के कोच हैं। गौतम गंभीर क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम के कोच है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं गौतम गंभीर। और हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है। गौरव गोगोई कांग्रेस के उपनेता हैं। गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं। गौरव गोगोई क्या है? गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं। गौरव गोगोई कांग्रेस के उपनेता है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता है। भाई लोकसभा में कांग्रेस के नेता कौन है? कांग्रेस के या विपक्ष के नेता या कांग्रेस के नेता कौन? राहुल गांधी है। कांग्रेस राहुल गांधी है, ठीक है। राहुल गांधी है, ठीक है। ठीक है, ओके। आगे केपी शर्मा ओली क्या है? केपी शर्मा ओली क्या है? नेपाल के पीएम है। ये चौथी बार पीएम बने हैं। क्या बने? चौथी बार पीएम बने हैं। केपी शर्मा ओली क्या है? नेपाल के पीएम बने हैं और ये क्या है? चौथी बार बने हैं, ठीक है। आगे प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग की चेयरमैन। प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग की चेयरमैन कौन है? प्रीति सूदन। संघ लोक सेवा आयोग की चेयरमैन कौन है? प्रीति सूदन। अब अपने कहते हैं अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? विनय है। और भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है? मनोलो मार्केज है, ठीक है। और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? गौतम गंभीर हैं। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है। गौरव गोगोई क्या है? कांग्रेस के उपनेता हैं। और कांग्रेस के नेता कौन? राहुल गांधी हैं। और केपी शर्मा ओली क्या है? नेपाल के पीएम है। केपी शर्मा ओली नेपाल के क्या है? पीएम है और 4 बार पीएम बन चुके हैं। प्रीति सूदन है संघ लोक सेवा आयोग की चेयरमैन है, ठीक है। आगे है चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थल। सुप्रीता सिटी ये है क्या है? दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन है, ये लद्दाख में है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहाँ है? सियाचिन में है। और इस पर तैनात कौन है? सुप्रीता सिटी क्या है? दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात है, ठीक है। आगे है आलिया नीलम क्या है? पाकिस्तान में बनी पहली महिला चीफ जस्टिस है। पाकिस्तान में बनी पहली महिला चीफ जस्टिस है। आलिया नीलम पाकिस्तान में बनी पहली महिला चीफ जस्टिस है। आलिया नीलम पाकिस्तान में बनी पहली महिला चीफ जस्टिस है। और सुप्रीता सिटी क्या है? दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात है, ठीक है। आगे है चर्चित स्थल जिसका पुराना नाम था और नाम चेंज किया गया है। दरबार हॉल, पुराना नाम क्या था? दरबार हॉल। नया नाम क्या कर दिया? गणतंत्र मंडल। और इसका अशोक हॉल का नाम क्या कर दिया गया है? अशोक मंडपम, ठीक है। दरबार हॉल का नाम क्या कर दिया? गणतंत्र मंडल। और अशोक हॉल का नाम कर दिया अशोक मंडपम। दरबार हॉल का नाम क्या कर दिया गया? गणतंत्र मंडल। और अशोक हॉल का नाम कर दिया गया अशोक मंडपम। क्या कर दिया गया? अशोक मंडपम, ठीक है। दरबार हॉल का नाम क्या कर दिया गया है? दरबार हॉल का नाम कर दिया गया गणतंत्र मंडल। और अशोक हॉल का नाम कर दिया गया है अशोक मंडपम, ठीक है। अगर 16वां वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। 16वां वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। और 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। और एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह ठेठ, ठीक है। आगे है बजट 2024-25। अपने पिछले जुलाई की जो करंट अफेयर्स कराया था उसमें कराया था बजट, वो था अंतरिम बजट 2024, जो आपको मैंने बताया था कि जो बचा हुए कार्यकाल के लिए आता है। जो लोकसभा चुनाव थे 2024 में, तो उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए जो बजट आया था उसे बोलते हैं अपने अंतरिम बजट। वो कराया था आपको अंतरिम बजट। ये है अपने अब आगे आने वाले समय के लिए ये था पूर्णकालिक बजट था। और इसे 18वीं लोकसभा का पहला बजट था। तो अपने करते हैं आज बजट स्टार्ट अब 2024-25 का, ठीक है।
दोनों आपको याद रखने, एक तो अंतरिम बजट था और ये क्या है, ये पूरा बजट। ठीक है, ठीक है। आगे है, अब है 2024-25 का बजट। ठीक है, अब है, ये कब पेश किया गया? 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया। कब पेश किया गया? 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये वित्त मंत्री थी, अपनी वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण, और इनके द्वारा पेश किया गया। कब पेश किया गया? 23 जुलाई 2024 को। लगातार 7वीं बार देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं, लगातार 7वीं बार पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं निर्मला सीतारमण। लगातार 7वीं बार देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं, महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। लगातार 7वीं बार पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। और सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया है? मोरारजी देसाई ने किया है, 10 बार किया है। सर्वाधिक बार बजट पेश किसने? मोरारजी देसाई ने किया है, 10 बार किया है। और 7 बार तक किया है निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, और यह बजट था 18वीं लोकसभा का पहला आम बजट था। पहला आम बजट था लोकसभा, 18वीं लोकसभा का पहला आम बजट था। ठीक है, अब आ गया स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आया था 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को आर के सन्मुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला आया था वो 26 नवंबर 1947 को आया था आर के सन्मुखम चेट्टी के द्वारा। और गणतंत्र भारत का आया था, वो आया था जॉन मैथाई के द्वारा। गणतंत्र भारत का जॉन मैथाई के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, और इस बार का कुल बजट था वो कितना था? 48,20,512 करोड़ रुपए था। इस बार का कुल बजट था वो था 48,20,512 करोड़ रुपए था। ठीक है, ठीक है। और जो बजट पेश किया जाता है वो अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया जाता है। और आपको पिछली क्लास में बताया था कि बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं है। इस संविधान में जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है और यह अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया जाता है। ठीक है, आगे है, वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितनी रही? 8.2% रही। 8.2% रही। 8.2% वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितनी रही? 8.2% रही। कितनी रही? 8.2% रही है। राजकोषीय घाटा कितना रहा? 5.6% रहा है। वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितनी रही? 8.2% रही है। और राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 6.2% रहा है। ठीक है, और इस बार सर्वाधिक खर्च किसे दिया गया? रक्षा क्षेत्र में दिया गया है। इस बार सर्वाधिक खर्च किस में किया गया है? रक्षा क्षेत्र में किया गया है। और आपको बता दूं भी, रक्षा क्षेत्र में 11.1% की बजट बढ़ाया गया है। ठीक है, सर्वाधिक खर्च किस में किया गया है? रक्षा क्षेत्र में किया गया है और बजट बढ़ाया गया, 11.1% बढ़ाया गया है। और इस बार का कृषि बजट था 1,51,851 करोड़ रुपये था। 1,51,851 करोड़ रुपये था। ठीक है, और मनरेगा बजट था वो 86,000 करोड़ रुपये था। मनरेगा बजट था वो 86,000 करोड़ रुपये था। बजट 2021 था वो पहला पेपरलेस बजट था। बजट 2021 था वो पहला पेपरलेस बजट था। बजट 2021 था पहला पेपरलेस बजट था। ठीक है, बजट के अंदर युवा, बजट का केंद्र प्रमुख रूप से केंद्र किस किस के रखा गया था? युवा को रखा गया था, किसान को रखा गया था, महिला को और गरीब को। बजट वो इस बार जो बनाया गया था वो 4 समूहों को केंद्रित कर बनाया गया था। किसे किसे? युवा को, किसान को, महिला को, गरीब को। किसे? इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से? युवा, किसान, महिला, गरीब। युवा इसके केंद्र थे और स्तंभ थे वो 9 थे। ठीक है, केंद्र कितने थे? 4 थे। 4 केंद्र थे। कौन कौन से? प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? युवा, किसान, महिला, गरीब। और इसके स्तंभ थे वो थे कितने थे? 9 थे। ठीक है, 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को, कितने युवाओं को? 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे है, ठीक है, आगे पीएम शहरी आवास योजना। पीएम शहरी आवास योजना 2.0। पीएम शहरी आवास योजना 2.0। पीएम शहरी आवास योजना कौन है? ये 2.0। इसके तहत क्या किया गया? 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इसके तहत 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे और 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। पीएम शहरी आवास योजना के तहत
2.0 के तहत 1 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इस बार क्या 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। और बजट है 10 लाख करोड़ बजट है इसका याद रखना। बजट कौन सा है? 10 लाख करोड़ बजट है। और ये आवास बनाने का लक्ष्य कितना 1 करोड़ रखा गया, लेकिन 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। और सर्वाधिक बजट वो मिला है यूपी को मिला। सर्वाधिक बजट किसको मिला? यूपी को मिला है। सर्वाधिक बजट इस बार किसको मिला है? यूपी को मिला है। 3 लाख तक टैक्स है, 0% है। और बजट पिलर कितने हैं? सतत प्रयास या बजट पिलर कितने हैं? 9 हैं। सतत प्रयास या बजट पिलर कितने हैं? 9 हैं। और एंजल टैक्स है जिसे समाप्त कर दिया गया 2024 में, और लागू कब किया गया था? 2012 में एंजल टैक्स को लागू किया गया था, और समाप्त कब कर दिया गया है? 2024 में। और 3 लाख से 7 लाख तक टैक्स कितना है? 5% है। यह बात याद रखना आपने, ठीक है। आगे 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली फ्री। 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली फ्री। ये पीएम सूर्योदय योजना के तहत दी जाएगी। पीएम सूर्योदय योजना के तहत दी जाएगी। पीएम सूर्योदय योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। किस योजना के तहत? सूर्योदय योजना के तहत 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, ठीक है। अब आगे है उन्नत ग्राम अभियान। उन्नत ग्राम अभियान किससे संबंधित है? जनजाति समुदायों के लिए से संबंधित है। उन्नत ग्राम अभियान किससे संबंधित है? जनजातीय समुदाय से संबंधित है, ठीक है। 100 शहरों में प्लग एंड प्ले पार्क बनाए जाएंगे। 100 शहरों में क्या बनाए जाएंगे? प्लग एंड प्ले पार्क, प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। 100 शहरों में। कितने शहरों में? 100 औद्योगिक शहरों में। 100 शहरों में औद्योगिक प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। 100 शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है। आगे है ये ऑपरेशन, ठीक है। आगे ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन। नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन है वो आरपीएफ द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? आरपीएफ द्वारा चलाया गया था। और उसमें क्या बच्चों को बचाया गया था। नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन है वो आरपीएफ द्वारा चलाया गया था, और बच्चों को बचाया गया था। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, फालतू का मैटर नहीं लिखा हुआ है। तो आप बेफिक्र रहें, भी इतना शॉर्ट कैसे करा रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं वैसे, ठीक है। आगे नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट ये ऑपरेशन है भारत व मंगोलिया के बीच चला था। भारत व मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट है वो भारत व मंगोलिया के बीच चला था। भारत व मंगोलिया के बीच चला था। अब तक के जितने भी ऑपरेशन हैं जो स्टैटिक में आते हैं, करंट में आते हैं, वो मैं एक अलग से क्लास से करवा दूंगा, ठीक है। इसकी आगे नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया किसके बीच? भारत और मंगोलिया के बीच। मैत्री है। मैत्री किसके बीच है? भारत और थाईलैंड के बीच। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में। नोमैडिक भारत और मंगोलिया के बीच में है। और नन्हे फरिश्ते है वो आरपीएफ द्वारा चलाया गया था। नन्हे फरिश्ते आरपीएफ द्वारा चलाया गया था। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच में है। और मैत्री है वो भारत व थाईलैंड के मध्य है, ठीक है। आप याद रखना। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है अपनी, ठीक है। और आगे से क्या क्वेश्चन भी डाल दिया करेंगे अपने लास्ट क्लास में, अंत में क्वेश्चन भी डाल दें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो आज की क्लास अपने सेशन यहीं समाप्त होता है। और धन्यवाद आपका, वो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें आपको आने वाली वीडियो की सूचना मिलती रहे। मैं बार बार बोलता हूँ तो आपको अजीब लगेगा, ठीक है। तो एक बार मैंने पहले भी बोल दिया, अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद।